अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया बढ़ती हुई कशीदगी ने आलमी माशी और जियोपॉलिटिकल तवाज़ुन को शदीद ख़तरात से दो चार कर दिया है। अमेरिका ने 10वें रोज़ भी ईरान के जजीरा कश्म, बंदर अब्बास, चबहार, कनाक और शराज में फ़ौजी कमांड मराकज़, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स पर हमले किए हैं और जवाबन ईरान की तरफ से कुवैत में अहमद अल जाबिर, अरीफ जान और अली अल सालिम एयर बेसिस पर अमरीकी फ़ौजी तनसीबात और बहरीन में अमरीकी पैट्रियट, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है। नाज़रीन, इन्हीं हमलों के दरमियान पाकिस्तान इनकलाब की जानिब से बहरीन में मौजूद अमेज़ॉन के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्रूज़ मिसाइल हमले जैसे इक़दाम इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि ये जंग अब साइबर, माशी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपनी लपेट में ले रही है। साथ ही साथ ईरान की जानिब से आलमी तिजारती शहरा आबनाए हॉर्मज़ की नाकाबंदी तेल की आलमी मंडी को मुसलसल हिचकोले दे रही है। कैपरस के अदाद शुमार कहते हैं कि हॉर्मज़ से तिजारती बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त में रिकॉर्ड कमी हुई है और गुज़श्ता हफ्ते सिर्फ 4 बहरी जहाज़ यहाँ से गुजरे हैं। आलमी थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप और रैंड कॉरपोरेशन ने खबरदार किया है कि अगर आबनाए हॉर्मज़ की ये नाकाबंदी तवील होती है नाजरीन, तो ये न सिर्फ आलमी सप्लाई चेन को मफलूज कर देगी बल्कि जो आलमी मईशत है उसको एक शदीद कसाद बाजारी की तरफ भी धकेल देगी। ये जो बहरान है ये खुद अमेरिका को भी दाखिली सतह पर शदीद तवानाई के चैलेंजेस से दो चार कर रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट ये कह रही है कि अमेरिका के पास खाम तेल के ज़खायर सिर्फ 43 दिन की सप्लाई तक महदूद हो चुके हैं। इस तमाम तर तबाहकुन और पेचीदा सूरत हाल के बावजूद एक खुश आइंद और उम्मीद अफजा पहलू सालिस ममालिक का आलमी अमन को बचाने के लिए मुतहरिक होना है। इसी तनाजुर में ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का ईरानी सुप्रीम लीडर का अहम तरीन पैगाम लेकर इस्लामाबाद पहुँचना और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात इस बात का सबूत है कि तेहरान में इस कशीदगी से निकलने के लिए किसी मोतबर सिफारती रास्ते की तलाश है जिसकी रहनुमाई के लिए पाकिस्तान एक बार फिर अपना किरदार अदा कर रहा है। ताहम मामला पेचीदा है, तहदार है और उलझा हुआ है और इस सारे मामले की गुत्थी किस तरह से सुलझेगी या सुलझी है ये जानने के लिए हमने आज दावत की है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जावेद मलिक साहब से, साबिक सफ़ीर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। जब हम इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं तो उस पर उनकी राय जान लेते हैं कि क्या होने जा रहा है। सर, हम ये देख रहे हैं, जावेद मलिक साहब पहले तो बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जावेद मलिक साहब, हम ये देख रहे हैं कि जो गैर मामूली तनाव की सूरत है इसमें ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी पाकिस्तान के दौरे पर हैं। ईरानी सदर से खासे वो करीब समझे जाते हैं, पुलिस और फ़ौज में तवील अरसे रहे हैं, 22वीं करबला डिवीज़न को कमान उन्होंने किया है। फिर ये जो सरतीप पासदार यानी IGC है उसके ब्रिगेडियर जनरल भी रहे हैं, पासदारान के ख़ास आदमी हैं। उनका यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे एक मैं कहूँगी कि पेचीदा सिचुएशन के अंदर, उलझी हुई सिचुएशन के अंदर आना, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? असमा साहब, थैंक यू वेरी मच। इसमें देखिए अभी सूरत हाल काफ़ी कशीदा है जिससे आपने बहुत अच्छा अहाता किया अपने इंट्रोडक्शन में। देखिए बात यह है कि जो ईरान की डिसीजन मेकिंग का सारा प्रोसेस है वो दरअसल वो प्रेसिडेंट या जो लोग आपको नजर आ रहे थे मुज़ाकरात के पहले दौर में, गलबन उनके पास पावर्स नहीं थी कि वो एक फैसला साजी कर सकते। ये चीज़ अब वाज़ेह हो चुकी है कि IRGC यानी पासदारान इनकलाब ही दरअसल ईरान को चला रहे हैं और खुसूसन इस जंग के मामले को तो वही देखते हैं, वही जो फैसला करते हैं उस पर अमल किया जाता है। लिहाजा जो MOU सामने आया था मेरी नजर में तो वो एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक पॉज भी देता था और एक रास्ता फराहम कर रहा था ईरान को कि वो जंग के रास्ते से हट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पे चला जाए। यानी उनके जो असासे थे वो गैर मुंजमद हो जाते, उन पर पाबंदियां उठ सकती थी, उनके बहुत सारे जो दुनिया के साथ ट्रेड के रास्ते खुल सकते थे। वो अपने उनके अवाम जो कि 47 साल से एक सैंक्शंस के बोझ के तले डूबे हुए हैं, दबे हुए हैं, उनको एक रास्ता फराहम करता था कि वो अपने आप को एक इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जो पासदारान इनकलाब का माइंडसेट है वो दरअसल एक ऐसी आर्मी है जो कि उस रेवोल्यूशन को, उस इनकलाब की पासदारी या उसकी तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उसके एक्सपेंशन में यकीन रखते हैं और वो समझते हैं कि अगर उनके सामने कोई भी ऐसा MOU या कुछ भी चीज हो जो उनका अपने मकासद से हटाए वो उसको मुस्तरद कर देते हैं। ये चीज सामने आई है। अब जो ये इनके वजीर दाखिला आए हैं इनके बारे में जरूर आपने सही कहा कि इनका जो पस मंजर है वो यूं ही है कि वो पासदार इनकलाब के साथ उनका राब्ता रहा है, वो ब्रिगेड को कमांड भी करते रहे। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही जो पाकिर कालिबाफ साहब थे वो भी एक बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी थे, वो भी IRGC के साथ उनके भी मरासिम रहे हैं, वो स्पीकर भी हैं उनकी पार्लियामेंट के। लेकिन आपने देखा कि वो चीफ निगोशिएटर भी थे
لیکن اس کے باوجود ان کا انٹرویو چلتے ہوئے روک دیا گیا، اور اب لگتا یوں ہے کہ وہ اس تمام مذاکراتی عمل سے کسی حد تک لا تعلق ایٹ لیسٹ سائیڈ لائنز پر تو ضرور ہے۔ اب ایک نیا چہرہ آیا ہے سامنے ان کے وزیر داخلہ کا، دیکھتے ہیں وہ کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ کیا ان کے سپریم کمانڈر جو ہیں وہ اس امریکن آنسلاٹ کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جو ایم او یو تھا اس کی طرف لوٹا جائے، پھر وہ واپس ایک ایسکلیشن لیڈر کو کلائم کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ آن دا گراؤنڈ دیکھیں گی تو باب المندب کے اوپر جو ہے وہ ہوتیز اپنے جو ہے وہ پابندیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ آلریڈی ہوتیز نے سعودی عربیہ پہ حملہ کر دیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بحرین اور مختلف جو گلف ممالک ہیں ان کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایران کی طرف سے۔ کیونکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلتا چلوں صاحب کہ سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو کیا جاوید صاحب یہ پاکستان کی جانب سے جیسے پہلے بڑی بھاگ دوڑ ہوئی تھی، اسلام آباد ایم او یو پر دستخط ہوئے تھے، اب دوبارہ ظاہر پاکستان متحرک ہوا ہے، ان کے وزیر داخلہ یہاں پر آئے ہیں، تو یہ دوبارہ 10 روزہ جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، اس پر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ عمل درآمد ہو سکے گا؟ کیونکہ امریکی ناکہ بندی سے، ایران اور ہرمز کی ناکہ بندی سے آئل مارکیٹ کا دباؤ ظاہر ہے سارے کا سارا امریکہ پر ہے، تو کیا سر جاوید ملک صاحب یہ دباؤ اتنا ہے کہ 10 روز کے لیے سیز فائر کرا دیا جائے، امریکہ اس پر فوراً سے آمادہ ہو جائے، اس کی مجبوری بن چکی ہے سچویشن اس وقت؟ دیکھیے امریکہ نے تو اس ایسکلیشن کا آغاز نہیں کیا۔ جب ایم او یو ہوا تو ایم او یو کے بعد امریکہ تو اپنے جو اس کے وعدے تھے یعنی کلوز نمبر 4 اور 5 پر عمل پیرا تھا۔ یہ حملے تو ایران نے شروع کیے، تو اس کے جواب میں پھر امریکہ کو جواب دینا پڑا۔ اگر آپ سویلین جو جہاز ہیں جو کہ ٹینکرز ہیں، آئل ٹینکرز، وہ جا رہے ہیں، ان کے اوپر تو کوئی ملٹری انسٹالیشن نہیں ہے، وہ تو اس کے قطر کے، سعودی عربیہ کے، دوسرے ممالک کے ٹینکرز تھے، ان کے اوپر ایران نے حملہ کیا۔ اور جو یہ حملے کر رہے ہیں دوسرے گلف ممالک کے اوپر، یہ امریکہ تو نہیں کر رہا، یہ تو ایران کر رہا ہے۔ امریکہ تو ان کو روکنے کی کوشش کے حوالے سے ان کے جو انفراسٹرکچر ہے جہاں سے وہ میسائلز لانچ کرتے ہیں وہ ان کو تباہ کر رہا ہے، جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو نہیں چاہتے کسی کی طرف سے بھی اسکیلیشن ہو، لیکن اب امریکہ میں قطع کلامی کی بہت معذرت، لیکن یہاں ایران کی جانب سے یہ توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ سب بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ سوچیں گے، ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ایران یہ کہتا ہے کہ یہ جو جہاز تھے یہ ان طے شدہ راستوں پر سفر نہیں کر رہے تھے جو آلریڈی گفتگو کے دوران مذاکرات کے درمیان دونوں ممالک کے درمیان ڈیسائیڈڈ تھے، یہ ان رستوں سے ہٹے تھے، اس لیے ان پر اٹیکس کیے گئے، یہ توجہ دی جاتی ہے ایران کی طرف سے۔ جاوید ملک صاحب، یہ جو توجہ ہے میں سمجھتا ہوں بالکل غیر منطقی ہے، کیونکہ اگر ایک منٹ کے تصور کر لیں آپ کہ ایسا تھا بھی تو ان کے پاس ایک راستہ تھا کہ وہ ایک ایم او یو کی روشنی میں، یا چلے امریکہ کو وہ نہیں بات کر سکتے، وہ پاکستان سے بات کرتے، قطر سے کہتے کہ اس معاملے کو وہ دانش مندی سے طے کرتے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ حملہ آور ہو جائیں ان پہ، میسائل داغنے شروع کر دیں، ان کو تباہ کر دیں، 1 نہیں 2 نہیں، کم از کم 7-8 شپس کو تباہ کر دیں۔ یہ تو ان کا جو توجہ ہے، میں اس کو بڑے ادب کے ساتھ اسے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ اچھا سر، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایران جنگ امریکہ میں بہت زیادہ غیر مقبول رہی ہے، ٹرمپ جو ہیں ان کی مقبولیت کو یہ ساری جنگ کھا گئی ہے، اور اسرائیل کو پہلی بار امریکہ میں امریکیوں نے شٹ اپ کال دی ہے، تو سر یہ جو سارا دباؤ ہے اس کے باوجود ہم دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ ہمیں جنگ کی طرف آتے ہوئے جیسے پہلے دکھائی دیے ہیں اسی طرح سے یہ چیزیں ان کو متاثر کر رہی ہوں گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ جو معاشی ایک دباؤ ہے یہ زیادہ کارگر ثابت ہوگا؟ امریکی کیا سوچ رہے ہیں یا اسرائیل کیا سوچ رکھتا ہے، یہ اس وقت پریشر نہیں بنا پا رہے ہیں ٹرمپ کے اوپر؟ اسما صاحب، آپ نے صحیح کہا کہ امریکن پریزیڈنٹ جب یہ ایم او یو ہوا تو امریکہ کے اندر موجود پالیسی میکرز نے اس کو دیکھ کر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کافی برا بلا کہا، کیونکہ ان کی نظر میں یہ ایم او یو ایران کے فیور میں تھا، یعنی اس پہ بلینز آف ڈالرز ایران کے انفریز ہو رہے تھے، ان پہ پابندیاں ہٹ رہی تھیں، ان کو عالمی منڈی میں تجارت کرنے کے موقع فراہم ہو رہے تھے، اپنا تیل ایکسپورٹ کرنے کے فراہم ہو رہے تھے موقع۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ یہ پریشر آیا کہ آپ یہ کیسا ایم او یو سائن کر کے آگے ہیں جو کہ ایران کے فیور میں ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کو بھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ امریکہ کی طرف سے شٹ اپ کالز دی جا رہی تھیں، تو مطلب بالکل ہی پیراڈائم شفٹ جو تھا وہ ایران کے فیور میں ہو رہا تھا۔ لیکن ایران نے یہ حملے کر کے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بالکل کھٹائی میں ڈال دیا، بیکاز اگر آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر موجود پالیسی ساز یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے جو اسرائیل ہے وہ اس کی وہ امپورٹنس نہیں رہی جو پہلے تھی، تو یہ تو ایران کے بھی انٹرسٹ میں ہے، خطے کے بھی انٹرسٹ میں ہے، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس ایم او یو کو پروٹیکٹ کرتے، اس کی بھی پاسداری کرتے، تاکہ اس کے 2 فائدے ہوتے، ان کو ایک تو وہ اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر سکتے تھے،
اور دوسرا جو اسرائیل کی مداخلت ہے اس خطے میں وہ بھی کم ہوتی جا رہی تھی. جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ جو وائس پریزیڈنٹ آف یو ایس ہیں انہوں نے کافی برا بھلا کہا جی جی یعنی اسرائیلیز کو. تو اسرائیلیز کو اس طرح سے بالکل. حملے کرنے کے بعد تو آپ نے وہ دوبارہ سے راستہ فراہم کر دیا کہ ہم کشیدگی کی طرف جائیں. تو یہ چلے جو جی، بڑے جس طرح سے انفارچونیٹ دوبارہ حملے سے تھے. راستہ کشیدگی کی طرف گیا ہے، ہم دعا کریں دوبارہ سے راستہ جو ہے وہ مفاہمت کی طرف جائے، جنگ بندی کی طرف جائے، اور یہ جنگ جو ہے یہ کسی طور ختم ہو سکے. بہت شکریہ جاوید ملک صاحب، ہمیشہ کی طرح آپ نے آج بھی ہماری ریکویسٹ پر وقت نکالا. ناظرین، پروگرام میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں، بریک کے بعد ملیں گے تو بھارت میں کیا چل رہا ہے کچھ اس پر آپ سے معاملات جو ہیں وہ سامنے رکھیں گے مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور ناظرین، اب ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت کی، جس کے سامنے کسی بھی آمریت کے سیاحت کنڈے ہاتھ جوڑ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں. کہنے کو 98 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز کے 66% ٹرن آؤٹ کا 36% لینے والے مودی جی کہتے تو بہت کچھ ہیں لیکن سنتے سناتے کچھ نہیں. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز انٹرنیشنل جرنلزم انڈیکس میں بھارت کو 180 میں سے 157 کے شرمناک نمبر پر رکھتا ہے. مودی جی نہیں سنتے. ہیومن فریڈم انڈیکس میں بھارت کو 165 میں سے 110واں نمبر دیا جاتا ہے. مودی جی نہیں سنتے ہیں. ورلڈ جسٹس پروجیکٹ انسانی حقوق کی فراہمی اور قانون کی پاسداری پر بھارت کو دنیا کے 143 ممالک میں سے 86واں نمبر دیتا ہے، لیکن مودی جی نہیں سنتے. اور ناظرین، دہلی میں نہتے طلبہ امتحانی پرچے آؤٹ ہونے پر احتجاج کرتے ہیں تو مودی جی 50 کلومیٹر دور سے اپنی سرکاری رہائش گاہ لوک کلیان مارگ میں سن لیتے ہیں، اور پھر ان مظاہرین کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو کسی بدترین دشمن کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. ایک بھارتی جج کی جانب سے کاکروچ قرار دیے جانے کے رد عمل میں مذاق میں بننے والی کاکروچ پارٹی کے مظاہرین کو نئی دلی میں ویسے ہی کچلا گیا جیسے باورچی خانوں میں نکل آنے والے کاکروچز کو کچلا جاتا ہے. میڈیا رپورٹس کہتی ہیں کہ 60 سے زائد مظاہرین زخمی ہوئے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا اسے 5 برسوں میں دلی کا سب سے بڑا مظاہرہ قرار دے رہا ہے. مودی جی کی اس وسطائیت پر ہم بات کریں گے معروف تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب سے، جنہوں نے ہماری ریکویسٹ پر آج ہمارے لیے خاص وقت نکالا ہے. عبداللہ گل صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت. سر، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ایک مظاہرہ ہضم نہیں کر سکی ہے. جس طرح سے سر آنسو گیس کی شیئرنگ ہوئی ہے، لاٹھی چارج کیا گیا ہے، یہ لگ نہیں رہا کہ یہ نئی دہلی ہے. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ سر یہ کوئی شری نگر سے مناظر آ رہے ہیں سامنے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. سر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بھارت اپنا کنٹرول لوز کر گیا ہے، اپنی آئیڈیالوجی کو لوز کر گیا ہے، اور اس ٹائم پہ اس کو خطرات لاحق ہیں، خاص طور پہ بی جے پی کی سوچ کو، بی جے پی کی انتہا پسندی کو. اور جمہوریت تو اس میں کبھی تھی ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک دنیا کا سب سے بڑا کلائمیٹ بنتا ہے جمہوریت کا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کشمیر کے اندر حق خود ارادیت دینے سے کتراتا ہے، جبکہ 2 دفعہ نہرو خود قرارداد لے کے گیا تھا اور اس کے اندر وضاحت سے یہ بات ہوئی تھی کہ وہ وہاں جا کے لوگوں کو حق خود ارادیت دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ابھی جس طریقے سے اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ 400 کے قریب ہلاکتیں وہاں ہو چکی ہیں، جنتر منتر اور یہ سارا سلسلہ جو چل رہا ہے یہ اب ایک نیا رخ لے رہا ہے. پہلے کاکروچ جنتا پارٹی کا مارد وجود میں مذاق میں آنا، پھر اس کے بعد ان کا نام ذرا دیکھیں، کاکروچ جنتا پارٹی، یعنی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی. انہوں نے نام جو ہے وہ جنتا پارٹی اس لیے رکھا، اور یہ بھی کہا کہ جو لوگ اس کے اندر ممبر بننا چاہتے ہیں ان کو بی جے پی سے خیر بات کہنا پڑے گا. اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ بی جے پی سے کہیں زیادہ غالباً 8.9 ملین ٹوٹل بی جے پی کی فالوئنگ ہے، اور ان کی پہلے 2 ہفتے کے اندر تقریباً 7 ملین کراس کر چکی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھارت نے وہی اوچھے ہتھ کنڈے جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ کس طریقے سے وہاں ان کو دبانا، ان کو محصور کرنا، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کر دینا، ان کے اوپر پابندیاں عائد کر دینا اور وغیرہ وغیرہ، جس کا مطلب یہ نظر آیا. موجودہ جوانوں نے یہ دیکھا جہاں 80 لاکھ لوگ ہر سال فارغ و تحصیل ہو کے نکلتے ہیں، گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں، ان کو جابز نہیں ملتی. اس ٹائم پہ ٹوٹل 29% جابز بھارت کے اندر اویلیبل ہیں، اور باقی کے یہ تمام کے تمام لاکھوں کروڑوں نوجوان بے روزگار موجود ہیں. دوسری طرف بھارت کا جنگی جنون اس کو دنیا کا سب سے بڑا بجٹ پیش کرنے پہ مجبور کرتا
भारत है जो कि सेकंड लार्जेस्ट गालिबन है इस टाइम पे दुनिया के अंदर, जहां भारत अपना जंगी जनून पूरा करना चाहता है, और जब मौका आता है तो पाकिस्तान के हाथों मेरे ख्याल में ऐसी मार खाता है कि पूरी दुनिया उसके ऊपर हंसती है। फिर जो भारत के अंदर इस टाइम पे दीगर जो कास्ट सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम हुई है, आप इससे अंदाजा कर लें कि हर जगह। जी आप कुछ फरमा रही? मैंने कहा जात पात का सिस्टम बिल्कुल जी देखें, सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि ब्राह्मण जो है बमुश्किल, अभी उन्होंने जो नए सेंसस दिए हैं उसमें 5% बताया, जबकि ये गलत है, ये कहीं भी 2.8% से ज्यादा नहीं है। अच्छा। लेकिन आप जरा तनासब देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि तकरीबन जो फेडरल सेक्रेटरीज हैं उनके अंदर 26 में से 16 ब्राह्मण हैं। इसी तरीके से जो उनके गवर्नर्स हैं उनमें से आधे से ज्यादा ब्राह्मण हैं। फिर अगर आप उनके जजेस को देखें तो 500 के अंदर तकरीबन 380 ब्राह्मण हैं। इसी तरीके से दीगर जगहों के ऊपर आप अगर एम्बेसडरशिप का देख लें तो दुनिया में 98 ममालिक के अंदर उनके सफीर तैनात हैं, जिनमें से 58 जो है वो ब्राह्मण हैं, जिसकी वजह से ये जो तनासब है इसकी वजह से अवाम ये अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो आपने तस्वीर एक खींची है, जो सिचुएशन आपने बताई है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, नो डाउट। लेकिन सर एक और ख़तरनाक बात, ये जो मुजाहरा वहाँ पर हो रहा है, इस मुजाहरे का रद्द-ए-अमल है। सर हम देख रहे हैं लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग से जो हलाकतें हुई हैं, जो नौजवान ज़ख्मी हुए हैं, और 118 पुलिस एहलकार जिनमें सीनियर अफसरान भी हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं। यानी अब्दुल्ला गुल साहब अब दिखाई ये देता है कि भारतीय नौजवानों में गुस्सा अब इतना ज़्यादा है मोदी के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़, वहाँ के कवानीन के ख़िलाफ़, कि वो कानून को नहीं बल्कि कानून वालों को हाथों में ले रहे हैं। अब्दुल्ला गुल साहब जी बिल्कुल, इससे पहले आपको याद होगा कि जब किसानों का एक मूवमेंट शुरू हुई और किसान मूवमेंट के अंदर 861 हलाकतें हुई, और हद ये बात आ गई कि दिल्ली का लाल किले के ऊपर बाकायदा खालिस्तान का परचम लहरा दिया गया, जुल्म किया, ज्यादती की, आज तक उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। सतलुज फिल्म के ऊपर आप देख लें कि किस तरीके से हकायक से उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उस पर पाबंदियां आयद की। फिर उसके बाद आप अगर मौजूदा सूरत हाल के अंदर देख लें तो राष्ट्रीय, आप सिर्फ जवानों की बात कर रही हैं, जवान सिर्फ नहीं है, इसमें राष्ट्रीय राइफल जो कि सबसे वेल डेकोरेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन जो रेजिमेंट इंडियन आर्मी की समझी जाती है, वो एहतजाज पे एहतजाज कर रही है। उसके अंदर बाकायदा रिटायर्ड लोग शामिल हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि इनके हकूक इनको अदा कर दो। ये यूनिफॉर्म्ड क्लास है जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना है, अपने मुल्क की प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे बेहतरीन रेजिमेंट का नाम रखते हैं। दूसरी जानिब आप 7 स्टेट्स को देख लें कि किस तरीके से उनकी 7 रियासतें जो कि चिकन नेक, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, उससे आगे करके जिनको रेड कॉरिडोर भी कहा जाता है, ये तमाम की तमाम आजादी के मतवाले हैं। अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, तो सर अब होगा क्या जब इतनी सारी आज़ादी की तहरीक एक मुल्क के अंदर चल रही हो, फिर ये जो काकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, जब ये इनके तलबा की जो आवाज़ है, उस आवाज़ के अंदर कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी जैसी आवाज़ मिल जाए, तो फिर सिचुएशन किस तरफ जा सकती है? क्योंकि ये सर मामला जो है अब तो पार्लियामान तक पहुंच गया, लेकिन अपोजिशन ने तलबा तशद्दुद पर बहस का मुतालबा किया तो उसके बाद पार्लियामेंट के इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। तो इस सारी सिचुएशन से तो लग रहा है कि मोदी नहीं संभाल पाएंगे सिचुएशन। आप देखते हैं कि कोई हल निकल पाएगा इसका, सिचुएशन संभलेगी या बहुत बिगड़ जाएगी किसान तहरीक की तरह? देखें, बात यह है कि इस टाइम पे नौजवान के अंदर बगावत शुरू हो गई है। मसला ये है, नौजवान के अंदर एक ऐसा सेंटीमेंट जज्बा आ चुका है जिसने ये दिखाया कि बीजेपी एक सेकुलर और लिबरल इंडिया को इंतहा पसंदी की तरफ ले गया। और मुझे ये लग रहा है, कुछ अर्सा कबल मैंने ये कहा था, आज से 3 हफ्ते पहले, कि भारत एक बड़े जेनोसाइड की तरफ जा रहा है। एक ऐसा जेनोसाइड जो शायद गजा ने ना देखा हो। इतना बड़ा जेनोसाइड वहां होने वाला है। जैसे मैंने आपको ये फिगर दी है, वहां शूद्र की अगर आप देख लें कि शूद्र को क्या मिलता है, यानी कि वो अनटचेबल। आज के मुआशरे के अंदर नौजवानों का इस्तेसाल, 27 लाख जवान हर साल भारत से माइग्रेट कर रहा है।
ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इस टाइम पे भारत की जो वहाँ जो इंडस्ट्री है उसको एक नाकाबिले तलाफी नुकसान ऑलरेडी पहुंच चुका है। आप जी। इससे अंदाजा करें कि जब वो रूस से तेल ले रहे थे तो वो सस्ता तेल था और वो उनको अर्जा निर्खों के ऊपर मिल रहा था, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो दुनिया के अंदर compete कर रहे थे और सस्ती मसनूआत पैदा कर रहे थे, लेकिन अब नहीं है। दूसरी जानिब अगर आप इसको देखें कि भारत की पूरी जो एक क्लास है, यानी कि जो भारत की मेन दौलत है, वो सिर्फ और सिर्फ टाटा, अंबानी, बिरला और जी अडानी चंद फैमिलीज इनके के पास पास है, मौजूद है। बिल्कुल। जबकि बाकी जितने भी लोग हैं वो तो देखिए ना, स्लम्स के अंदर, झोंपड़पट्टियों के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। सबसे बड़ी फिल्म तो इन्होंने खुद बनाई, स्लम जी डॉग स्लम मिलियनेयर, डॉग ये तो बात मिलियनेयर, इन्होंने बिल्कुल। खुद की हुई है। लेकिन ये तमाम का तमाम एक्चुअली भारत का एक बबल है जो बर्स्ट हो गया है। ठीक और है, अब जो उन्होंने भारत का एक ये बबल तो हमें बर्स्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने बड़ी एक अलार्मिंग बात जो कही कि यहाँ पर एक बड़ा जेनोसाइड जो है, नस्ल कुशी जो है, वो हम होती भी देख रहे होंगे। वैसे तो ये कहीं ना होती दिखाई देती है, ख़ासतौर पर मुसलमानों की, अक़लियतों की, लेकिन अब आपने कहा कि ये अमल जो है बड़े पैमाने पर शुरू होने वाला है, तो इससे पहले कि अमल शुरू हो मेरे ख्याल में आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए है और मोदी को होश में लाना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। भारत में क्या चल रहा है, सिचुएशन किस तरफ जा सकती है, अब्दुल्ला गुल साहब हमें समझा रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम कुछ बात करेंगे मुल्की मईशत की दुखती रग यानी पेट्रोलियम प्राइसेस को लेकर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हुकूमत के ऐलान के बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो हफ्तावार नहीं बल्कि यौमिया बुनियादों पर तय होंगी, जिसके खिलाफ पहला रद्द-ए-अमल पेट्रोल पंप्स मालिकान की जानिब से आया है, जिन्होंने कल से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत ने आज पहले रोज़ नई नर्ख का ऐलान किया था और उसके मुताबिक पेट्रोल 35 पैसे सस्ता हुआ था और डीजल 5 रुपये 71 पैसे महंगा हुआ था। अब कल क्या नर्ख होंगे, किसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं है और इस नए प्राइसिंग सिस्टम पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इसकी शदीद मज़म्मत और नज़रसानी का मुतालबा किया है। ये सारा मामला क्या है, इसमें आवाम के लिए कहीं खैर का पहलू भी है? पेट्रोलियम प्राइसेस में ये जो फ्रेट चार्जेस हैं, जो इंश्योरेंस है, इसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा और जो डीलर का मार्जिन होता है वो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, और क्या ये सप्लाई चेन का जो मामला है ये तो इससे मुतासर नहीं हो रहा होगा। ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं मारूफ माहिर मईशत फ़ारूक सलीम साहब से, जो हमें ज्वाइन किए हुए हैं। फ़ारूक सलीम साहब, सर पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। सर ये बता दीजिएगा कि जो यौमिया बुनियादों पर पेट्रोलियम प्राइसेस का पहला रिएक्शन है वो पेट्रोल पंप्स डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से आ गया है। ज़ाहिर है वो आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद कर रहे हैं। कहना उनका ये है कि ये सिस्टम यहाँ नहीं चल सकता है। सर क्यों नहीं चल सकता ये सिस्टम, पहले तो ज़रा ये बता दें। देखिए, मेरे जहन में जो चीज़ें आती हैं वो ये है कि अगर रोज़ाना की बुनियाद पे एक नई डीजल की कीमत, एक नई पेट्रोल की कीमत सामने आएगी, तो आप बताइए कि जो टैक्सी ड्राइवर है क्या अपना वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपना फेयर जो है, अपना किराया जो है उसको एडजस्ट करेंगे? आपने कोई माल भेजना है, आपको ट्रक चाहिए, क्या रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उनका एक डिफरेंट रेट होगा? क्या बस वाले जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पे एक नया टिकट जो है वो छापेंगे? फिर देखिए, स्कूल वैन आती हैं बच्चों को लेने, जिनके महीने के हिसाब से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, तो क्या यहाँ वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फिर रोजाना की बुनियाद के ऊपर एक नया जो है वो किराया सेट किया जाएगा? फिर आप सोचिए कि जो फैमिली बजट बनता है वो जनरली दुनिया भर में वो पहली तारीख को बनता है, पहली तारीख को तनख्वाहें मिलती हैं, तो फिर यहाँ पे क्या रोजाना की बुनियाद पे एक नया बजट बनाना पड़ेगा? फिर कोई इंतजामी मसाइल जो हैं वो ज़हन में आते हैं जी। देखिए, कराची में हमारी पास बंदरगाह है, हम तकरीबन 85% अपना तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। अब वो कराची बंदरगाह पहुंचेगा, वहां से रिफाइनरी में जाएगा, फिर वहां से टैंकर में लोड होगा, फिर वहां से उसको गिलगित बल्तिस्तान जाना है, वहां से उसको खैबर पख्तूनख्वा जाना है, वहां से उसको कोयटा जाना है। अब वो जिस दिन निकलेगा उस दिन क्या रेट होगा, सफर के दौरान क्या रेट होगा, जिस दिन वो मंजिल पे पहुंच जाएगा तो क्या रेट होगा?
अच्छा, लेकिन सर ये इसका जवाब भी तो है ना सारी चीज़ों का हुकूमत के पास कि वो क्या करे कि आलमी सतह पर ज़ाहिर है कि तेल की जो कीमतें हैं वो तेज़ी से बदल रही हैं और वो रोज़ाना की बुनियाद पर बदल रही हैं। तो ये ज़ाहिर है कि अगर यहाँ पर भी हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, रोज़ाना कीमतें बदलते हैं, तो हुकूमत का जो मालियाती नुकसान है, फाइनेंशियल रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, निज़ाम में शफाफियत आएगी। ये सर हुकूमती मौक़िफ़ है। देखिए, हमारे खित्ते में कम से कम 2 और ममालिक भारत और बांग्लादेश हमारे साथ हैं। जी जी। आप अंदाजा कीजिए कि भारत में लास्ट जो प्राइस फिक्सिंग थी वो 2022 में हुई थी, फिर मई 2024 में उसमें उन्होंने रद्दोबदल की है। तो इसका फॉर्मूला जो भारत में अपनाया है वो ये है कि उनकी ऑयल कंपनी जो है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर अपनी कंपनियों अपने लेजर्स में, अपनी किताबों में एक नई कीमत लिखती हैं, लेकिन उसकी मुंतकिली जो है वो शहरियों के ऊपर, सार्फिन के ऊपर कई कई महीनों के बाद होती है, ताकि सार्फिन को एक वो प्रेडिक्टेबिलिटी जो कहा जाता है कि वो बिजनेसेस चला सकें, वो अपने काम कर सकें विद प्रेडिक्टेबिलिटी के पेट्रोल और डीजल की क्या कीमत होगी। अब हुकूमत ने डिसाइड करना होता है कि आलमी मंडी में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, शायद बहुत तेजी से उतार चढ़ाव आ रहा है, वो क्या फौरन ही अपने शहरियों और अपने सार्फिन के ऊपर मुंतकिल करना है या बीच में कोई बफर रखना है। तो बांग्लादेश भी बफर रखता है, भारत भी बफर रखता है, अफगानिस्तान बफर रखता है। तो ये बेहतर होगा बजाय इसके कि पाकिस्तानी सार्फिन को रोज का झटका देना। ठीक है, इससे बेहतर है कि लेकिन सर हुकूमत की तरफ से ना बांग्लादेश की मिसाल दी जाती है, ना भारत की मिसाल को वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। वो तो हमें मिसाल देते हैं अमेरिका की, कनाडा की, यूरोप की, कि जी वहाँ भी तो रोज़ पेट्रोल डीजल की कीमतें तय हो रही हैं ना। तो सर कुछ समझा दीजिएगा कि फिर वहाँ पर ये इशू कैसे फिक्स होते हैं सर? जी जी, बिल्कुल वैलिड इशू है। देखिए, जिन ममालिक का आपने जिक्र किया, जो यूरोपियन ममालिक हैं, जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में है, अमेरिका या कनाडा, वहाँ पे जो सार्फिन है वो तकरीबन 1%, आधा फीसद जो उनकी आमदन का हिस्सा है वो जाता है उनके पेट्रोल या डीजल के खर्चे में। पाकिस्तान में जो हमारा एवरेज आमदन है वो तकरीबन 15 से 20% जो है वो चली जाती है पेट्रोल में और डीजल में। तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। दूसरा इशू ये है कि अगर अमेरिका की एग्जांपल ले रहे हैं तो वहाँ तकरीबन 50 से बड़ी ज्यादा कंपनी है जो आपस में सब कम्पीट कर रही हैं और फिर एक कीमत जो है वो सामने लेके आती है। पाकिस्तान में ये किया गया है कि यहाँ पे मोनोपोली दे दी गई है पीएसओ को, जो पीएसओ अपनी जो कीमत है फिक्स करेगी, जो अपना प्रीमियम बताएगी, वो ही पूरा फॉर्मूले में चलेगा। तो एक तो ये वी आर नॉट कंपेयरिंग एप्पल विद एप्पल। यूरोप में फर्क निज़ाम है, अमेरिका में फर्क निज़ाम है। बेशक वहां पर रोजाना की बुनियाद के ऊपर कीमतें बदल रही हैं, लेकिन वो एक कंपटीशन के नतीजे में बदल रही हैं। अभी जो कल जहाँ पे पाकिस्तान में नया कानून लाया गया है, ये काबीना ने ऐलान किया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि पीएसओ जो है वो सोल इम्पोर्टर होगा, उसको इजारादारी दी जा रही है। तो यहाँ पे जो आप कीमत बता रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे, वो किसी कंपटीशन की बुनियाद पे नहीं। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, एक और जो बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है, मुझे भी है, तमाम लोगों को है, सभी आवाम को है, कि हुकूमत फ़ी लीटर पेट्रोल पर तकरीबन 105 से 125 रुपए तक टैक्स वसूल कर रही है। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि जी IMF को हमने जवाब देने हैं। कुछ बात हो सकती है इस पर? IMF से कुछ लेवीज में कमी हो सकती है? हुकूमत को करनी चाहिए सर बात। वो कहता है कि आपने अपने अखराजात में और हुकूमती आमदन में सूद से पहले 2 सरप्लस क्रिएट करना है। उसका बुनियादी इशू यही है कि आपके अखराजात में और आमदन में, जो हुकूमती अखराजात हैं, हुकूमती आमदन है, उनमें एक बैलेंस रखा जाए। अब यहाँ पे इशू ये आता है कि जब हुकूमती अखराजात जो हैं, हुकूमती नुकसानात जो हैं, वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आते, तो फिर हुकूमत कोशिश ये करती है कि वो पेट्रोलियम लेवी से पैसे निकालने की कोशिश करे। फिर वो ये कोशिश करती है कि पीएसओ को इजारादारी दे दी जाए, ताकि पीएसओ जो है वो हुकूमती कंपनी है
वो अवाम के एक कॉस्ट के ऊपर इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू कर दे, तो ये हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी है, इसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, आप समझाने की कोशिश कर रहे थे हमें कि कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्यों पेट्रोल पंप मालिकान की तरफ से। ज़ाहिर है कि अगर वो रोज़ाना पेट्रोल ख़रीदना अगर बंद कर देते हैं कीमतों के दर से, तो सप्लाई चेन मुतासिर हो रही होगी। और अगर वो रोज़ाना 316 रुपए के हिसाब से लेते हैं पेट्रोल, अगर दिन 2-4 रुपए उसके ऊपर कम हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा, करोड़ों का नुकसान हो रहा होगा। तो ज़ाहिर है वो नुकसान बर्दाश्त नहीं करना चाहते, इसलिए किया जा रहा है। IMF के साथ हमारे क्या मामलात हैं, लेवी का क्या मसला है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में ये निज़ाम क्यों है, हमारे यहाँ क्यों नहीं चल सकता, ये चीज़ें फ़ारूक सलीम साहब आपने हमें बताई। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे।